आज से 65 इयर्स पहले 1 फरवरी 1959 में रशिया में एक ऐसा इंसिडेंट होता है जो आज भी लोगों को हैरान कर देता है। एक एक्सपीरियंस हाइकर्स का ग्रुप सिविलाइजेशन से कई सैकड़ों किलोमीटर दूर पहाड़ों में एक ट्रिप के लिए जाता है, जहां का टेम्परेचर हमेशा माइनस में होता है, लेकिन इन मिस्टीरियस वे वो सभी गायब हो जाते हैं। और ये फोटो है उस रात गायब होने से पहले की। टिल नाउ ये एक मिस्ट्री है कि आखिर उन लोगों के साथ क्या हुआ था और वो लोग कैसे गायब हुए, और आज तक इसके पीछे कई मिस्ट्रीज रिवॉल्व करती हैं, लेकिन फिर भी इस केस के सॉल्व होने के चांसेस ना के बराबर हैं। आज की इस वीडियो में हम इस केस को डिटेल्स में जानेंगे और सॉलिड प्रूफ के साथ डिकोड करेंगे। अब ये केस इतना फेमस हुआ था कि इस केस में जो लोग मारे गए थे उन्हीं के नेम पर इस जगह का नाम रखा गया, द अतलव पास। 23 जनवरी 1959 एक एक्सपीरियंस्ड हाइकर्स का ग्रुप एक बहुत ही डेंजरस ट्रिप पर निकलता है, और उनका प्लान होता है एब्रिल से टार्टन माउंटेन जाने का, ओरल माउंटेन्स को क्रॉस करके लगभग 200 किलोमीटर दूर जाने का। ठंडे हालात में 16 दिन का मुश्किल भरा सफर। ग्रुप में 8 लड़के और 2 लड़कियां थी, और इस ग्रुप के लीडर थे इगोर द अतलव। इगोर द अतलव इंटरेस्टिंगली अपने साथ एक डायरी लेकर चल रहे थे, जिससे वो अपने सफर की छोटी छोटी डिटेल्स को भी नोट कर रहे थे। ये सब ही ग्रेड 2 के हाइकर्स थे और इन्हें स्विंग भी अच्छी आती थी, और इन सब के इस ट्रिप से वापस आने के बाद इन्हें ग्रेड 3 की सर्टिफिकेट भी मिलने वाली, जो उस टाइम सोवियत यूनियन की सबसे हाईएस्ट सर्टिफिकेशन होती थी। अब ये ग्रुप असल में तो 11 लोगों का बना हुआ था, लेकिन इनमें से एक सिमयोन ज़ोलाट्रोव, जो एक दूसरी ट्रिप के लिए सर्टिफाइड हो चुके थे, और वो द सोर्जियन एक्सपीडिशन ग्रुप के साथ चले जाते हैं। अब 10 में से एक और पर्सन यूरियुद्दीन 28 जनवरी को विजहाई की जगह पर अपने जोड़ों के दर्द और तबियत खराब होने की वजह से वापस आ जाते हैं, और बाकी 9 लोग अपने सफर में आगे बढ़ रहे थे, और इगोर अपने कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड भी कर रहे थे। जहाँ तक कि सभी कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन अब वो सब पहुँचते हैं एक पहाड़ के पास जो डेड माउंटेन के नाम से फेमस थी, और आज रात वो सभी यही टेंट लगाकर रुक रहे थे, और उनके पास कोई इंसान भी नहीं था और ना ही कोई शेल्टर था। और जो पिक्चर हमने पहले देखी थी जिसमें वो टेंट लगाने के लिए खुदाई कर रहे थे, वो वहीं की थी, लेकिन उसके बाद अनइमेजिनेबल चीजें होने लगी और वो सब अचानक से गायब हो गए। हफ्तों बाद जब एक रिसर्च पार्टी इंसिडेंट वाली जगह पर पहुंचती है, और वहाँ टेंट और हाइकर्स का सामान एज इट इज पड़ा होता है, लेकिन टेंट को देखने से ऐसा लग रहा था कि शायद हाइकर्स ने इसे इमरजेंसी में अंदर से चाकू से काटकर बाहर आने की कोशिश की हो, जबकि नॉर्मली वो टेंट से बाहर आने के लिए गेट का इस्तेमाल भी कर सकते थे। लेकिन ऐसा क्यों? उन्होंने अंदर ऐसा क्या देखा कि उन्हें पैनिक में टेंट को चीर कर बाहर आने की जरूरत पड़ी। सर्च पार्टी को फर्दर हाइकर्स के फुटप्रिंट्स मिलते हैं जो कि पहाड़ से नीचे की तरफ जा रहे थे, लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग बात ये थी कि वो निशान हाइकर्स के भागने या दौड़ने के नहीं, बल्कि नॉर्मल चलने के थे, और ये बात हमें स्टेप्स के डिस्टेंस को देखकर पता चलती है। जब हाइकर्स भागते हैं तो उनके निशान थोड़े लंबे होते हैं, लेकिन और जब नॉर्मल चलते हैं तो उनके फुट के दरमियान का गैप कम होता है। 500 मीटर के बाद हाइकर्स के फुटप्रिंट्स गायब हो जाते हैं, और जो के बाद में पड़ने वाली बर्फ की वजह से छुप गए होंगे। सर्च पार्टी उसी डायरेक्शन में 1 किलोमीटर फर्दर आगे जाती है, और सामने एक जंगल आता है। जंगल में जहाँ एक देवदार का दरख्त था, दरख्त की टहनियाँ 5 मीटर तक टूटी हुई थी, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे हाइकर्स ने इस पर चढ़ने की कोशिश की हो, और वो शायद किसी चीज से बचना चाह रहे थे। पेड़ के साइड पर ही बोन फायर जली हुई थी, जो कि ऑब्वियसली बुझी हुई थी। उसी के बगल में 2 हाइकर्स की डेड बॉडी मिलती है, क्रिवानिशेंको और दोरोशेंको, जमी हुई हालत में। इतनी ज्यादा ठंड होने के बावजूद भी वो दोनों सिर्फ बॉक्सर पैंट में थे। अब कितनी अजीब बात है कि वो दोनों टेंट से 1.5 किलोमीटर दूर इतनी ठंड में आए, और वो भी बिना कपड़ों के, और वो भी उस जगह पर जहाँ का टेम्परेचर हमेशा -35 डिग्री होता है। तकरीबन 2 माह बाद 9 हाइकर्स की बॉडी 3 ग्रुप्स में मिलती हैं। दूसरे ग्रुप में 2 बॉडीज मिलती हैं जो देवदार के पेड़ से सीधी लाइन में पड़ी हुई थी, और उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि वो तीनों वापस से टेंट पर जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अफसोस के वो पहुंच नहीं पाए, और ये तीनों भी बिना कपड़ों के थे। और आखिर की 4 डेड बॉडीज देवदार के पेड़ से 75 मीटर दूर राइट में मिलती हैं, और चारों बॉडीज 4 मीटर की बर्फ में दबी हुई थी। और इसी पॉइंट से इन्वेस्टिगेशन और भी ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाती, क्योंकि 9 हाइकर्स में से 6 की मौत हाइपोथर्मिया की वजह से हुई थी, यानी ज्यादा ठंड लगने की वजह से, लेकिन बाकी की 3 हाइकर्स की मौत गहरी चोट लगने की वजह से हुई थी। दुबिनिना और ज़ोलोट्रॉव की रिब्स मल्टीपल जगह से टूटी हुई थी, और बिंगनोली के स्कल में भी मेजर फ्रैक्चर्स आई थी। रिसर्च एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये चोट उन्हें बॉम्ब फटने की शॉक वेव्स की वजह से लगी है। फर्दर पता चला कि ज़ोलोट्रॉव की दोनों आंखें भी गायब हैं, और दुबिनिना की आंखें और जुबान भी गायब थी। लेकिन सवालों के जवाब न मिलने के बावजूद भी सोवियत यूनियन के लीड इन्वेस्टिगेटर लीव इवानोव इस केस को 28 मई 1959 को बंद कर देते, और वो जनरली ये कंक्लूड कर रहे थे यहाँ पर कोई क्राइम नहीं हुई है, क्योंकि हाइकर्स के कीमती सामान सारा टेंट में मौजूद था। लेकिन सवाल ये आता है कि आखिर उन फरवरी की रात को उन
उनके साथ क्या हुआ। अभी इस इंसिडेंट के बाद कई कंस्पायरेसी थ्योरीज सामने आती हैं कि उस रात हुआ क्या था। लाइक सोवियत यूनियन ने उन पर हमला कर दिया हो, या एलियंस ने उन सभी को मार दिया हो, या फिर येती। और भी कई डजन्स ऑफ थ्योरीज लाइक दिस सामने आती हैं, लेकिन इन सभी में सब्सटेंशियल एविडेंस की कमी नजर आती है। लेकिन इनमें दो थ्योरीज ऐसी हैं जो इसे एक्यूरेटली बयान करें। एक कैटाबैटिक विंड्स की। तो रिचर्ड होमग्रेनिक स्वीडिश आर्कियोलॉजिस्ट है जो 2019 में एक एक्सपेडिशन पर जाते हैं वही दी अतलफ पास की जगह पर उसी हादसे को बारीकी से समझने के लिए, और सभी ने उसी जगह पर ही टेंट लगाया जैसे दी अतलफ ग्रुप ने लगाया उसी रात और उसी महीने को, ताकि वो इस सिचुएशन को बेहतर समझ सकें। और वहाँ के सिवियर एक्सपीरियंस को देखने के बाद वो इसी कंक्लूजन पर आते हैं और कैटाबैटिक विंड्स की थ्योरी को प्रॉपर एक्सप्लेन करते हैं। बेसिकली कैटाबैटिक विंड्स एक पावरफुल विंड होती है जो कि माउंटेन से नीचे की तरफ पड़ती है और ग्रेविटी की वजह से उसकी स्पीड और भी ज्यादा तेज हो जाती है, और ये विंड सेकंड्स में हरिकेन जैसा सीन क्रिएट करती है, और वो भी बिना किसी वार्निंग के। अगर ऐसा दियतलब ग्रुप के साथ हुआ होगा तो टेंट फटने का डर होगा या फिर उसके उठ जाने का। सभी हाइकर्स जल्दी से बाहर आने के लिए टेंट को अंदर से काटे होंगे और बाहर की टेम्परेचर की वजह से उनके कपड़े भी फ्रीज हो गए होंगे, और इसके बाद सभी नई गर्म जगह की तलाश में निकल पड़ते हैं और नीचे के जंगल की तरफ आगे बढ़ते हैं। हालांकि इससे किसी को सीरियस इंजरीज नहीं आई थी। 1500 मीटर चलने के बाद सभी देवदार के पेड़ के पास पहुंचते हैं जहां उन्हें लकड़ियां मिल जाती हैं और वो सब गर्म रहने के लिए बोन फायर जलाते हैं। लेकिन बोन फायर से ऑब्वियसली इनका काम नहीं चलने वाला और इन्हें दूसरी जगह ढूंढनी थी गर्म रहने के लिए। 4 हाइकर्स जिन्होंने प्रॉपर गर्म कपड़े पहने हुए थे वो देवदार के पेड़ की राइट साइड पर चले जाते हैं और पास किसी सिविलाइजेशन को तलाश करने और मदद मांगने के लिए। और थोड़ी ही देर बाद ऊपर चोटी से एक एवेलांच स्लाइड होती हुई उनकी तरफ आती है और ये सभी एक पत्थर के नीचे छुप जाते हैं, लेकिन बर्फ ज्यादा होने की वजह से वो पत्थर उन्हीं पर ही कोलैप्स कर जाती है और वो मारे जाते हैं, जिसमें से 3 को गहरी चोटें आती हैं। और इनका हमारे पास प्रूफ भी है, और क्योंकि इन चारों की बॉडी 4 मीटर नीचे बर्फ में दबी हुई मिलती है और बाकी के 5 हाइकर्स बोन फायर जलाकर देवदार के पास बैठे हुए थे। वो अपना टाइम उनके इंतजार करने में जाया नहीं कर सकते थे क्योंकि उनके पास कुछ करने को नहीं था, और ऊपर से उनके कपड़े भी टेंट में मौजूद थे। वो वापस से टेंट की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रास्ते में एक्सट्रीम वेदर की वजह से वो फ्रीज हो जाते हैं, और इसी में उनके लीडर इगोर दी अतलफ भी शामिल थे। बाकी के 2 हाइकर्स जो बोन फायर के पास बैठे थे, कपड़ों का इंतजार कर रहे थे होते हैं, उनकी भी बस हो जाती है और वो भी एक्सट्रीम ठंड की वजह से फ्रीज हो जाते हैं। ये थी पहली थ्योरी। अब बात करते हैं दूसरी थ्योरी की, जो कि है टेंट एंड एग्जॉस्ट पाइप। और ये थ्योरी मुझे पर्सनली भी काफी ज्यादा एक्यूरेट लगती है। इस थ्योरी को एक्सप्लेन करने से पहले हम एक क्लू की तरफ जाते हैं। पहला क्लू है टेंट। हाइकर्स ने रात से पहले टेंट की फोटो ली थी जिसमें हमें क्लियर टेंट से बाहर एग्जॉस्ट पाइप निकलता हुआ नजर आता है। इगोर दी अतलफ ने उस दिन एक चूल्हा भी बनाया था टेंट, और उन्होंने अंदर खाना भी बनाया था, और इसके प्रूफ भी हमारे पास मौजूद है क्योंकि रिसर्चर टीम को अंदर पका हुआ खाना भी मिला था। अब इससे यही कंक्लूड किया जाता है कि रात एग्जॉस्ट ने काम करना बंद कर दिया होगा, अंदर काफी धुआं इकट्ठा हो गया था, और इसी वजह से हाइकर्स को टेंट काटना पड़ा होगा। और इसी को प्रूफ करने के लिए हमारे पास एविडेंस भी है क्योंकि रिसर्चर टीम्स को कुछ हाइकर्स की बॉडी पर जलने के निशान भी मिलते हैं। अब इस हादसे का यही मसला है क्योंकि हर चीज को प्रूफ करने वाली कुछ ना कुछ एविडेंस जरूर मौजूद है। अब वो सारे न्यू शेल्टर की तलाश में पहाड़ों से नीचे आते हैं और देवदार के पेड़ के पास जाते हैं और बोन फायर जलाते हैं। एज यूजुअल स्टोरी आगे बढ़ती है जिसे मैंने पिछली थ्योरी में बताया कि सभी नो हाइकर्स किस तरह मारे जाते। और रही बात कि दोनों लोगों की आंखें और जुबानें कैसे गायब हुई, हो सकता है कि वो जब एक्सट्रीम वेदर का मुकाबला कर रहे होंगे तो शायद किसी जंगली जानवर ने उन पर हमला कर दिया हो। हालांकि इस इलाके में एक भी जानवर नहीं है। ये जगह मुकम्मल तौर पर सुनसान है जहाँ ना कोई इंसान है और ना ही कोई जानवर, और ना ही यहाँ कोई एविलांच भी आती है। अब इन दोनों थ्योरीज में मल्टीपल इश्यूज और कई हिडन डिटेल्स मौजूद हैं जो कई सवालों को पैदा करते हैं, लेकिन उनका जवाब अभी तक नहीं मिला। कई डजन्स ऑफ थ्योरीज में यही कैटाबैटिक विंड और एग्जॉस्ट पाइप वाई थ्योरीज हैं। थ्योरीज और इंसिडेंट को कुछ सोल्व करते हैं, लेकिन अभी भी कई सवालों के जवाब आज भी नहीं मिले क्योंकि उनकी कोई प्रॉपर और सॉलिड एक्सप्लेनेशन है ही नहीं। अब अलग अलग थ्योरीज अलग अलग सवालों को पैदा करती हैं कि आखिर वो लोग कैसे मारे गए, और इसके बारे में शायद हमें कभी प्रॉपर जवाब मिल ही ना सके कि आखिर 65 साल पहले 10 लोगों में से 9 लोग मिस्टीरियसली कैसे मारे गए और एक वापिस आ जाता है जिसकी नेचुरली मौत हो जाती है। अब आप अपने कमेंट सेक्शन में बताएं कि इन 2 थ्योरीज में से कौन सी थ्योरी आपके मुताबिक सही है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।